हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। लेकर आ गई हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सोशल साइंस की एक और नई वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर चल रही है मैराथन क्लासेस, जिसमें हम आपकी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो सोशल साइंस के हम चैप्टर्स आपको अच्छे से दोनों रीड करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके चैप्टर में से चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको बिल्कुल भी डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर चैप्टर के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन उसका कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैप्टर भी पढ़ लेते हैं ना पूरा अच्छे से, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे फिर हम देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो ये चैप्टर का नाम है, ये आपका 5th चैप्टर है, भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। 1757 से 1857 के बीच में क्या क्या भारत पर प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का। ब्रिटिश शासन जब इंडिया में आया, आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा, यानी इकोनॉमिक, सोशल और सांस्कृतिक, यानी जो हमारा कल्चरल प्रभाव था वो किस तरीके से पड़ा। ठीक है, इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स यानी 4 चैप्टर्स तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 5th चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड्स आ रही थी, तो इसलिए ये चैप्टर भी आपका आज हम देख लेते हैं। मैं चैनल की होस्ट हूँ, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। आप समझ ही गए होंगे टाइटल से हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिश शासन का किस तरीके से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। 18वीं सदी में संसार में एक बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि 18वीं सदी तक क्या हुआ, बहुत सारी अलग अलग घटनाएं होने लग गई। एक ऐसी ही घटना औद्योगिक क्रांति है जो इंग्लैंड में हुई। हमने पिछले चैप्टर में यानी 4 चैप्टर में औद्योगिक क्रांति पढ़ी है। अगर आपने 4 चैप्टर्स अब तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनको देखने के बाद आप अगर ये चैप्टर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। वह धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गई। आपने इंग्लैंड को औद्योगिक क्रांति के बारे में तथा समुद्र और व्यापार मार्गों की खोज के बारे में पढ़ा ही होगा। 1498 में यानी 1498 में वास्को दी गामा नाम एक पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1498 में वास्को दी गामा नाम का एक पुर्तगाली था, जिसने कि भारत में आने का मार्ग खोजा। उसने भारत को खोजा कि भारत भी एक जो है कंट्री है और वो भी एग्जिस्ट करती है। परिणाम स्वरूप अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच व्यापार के लिए भारत आए। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अंग्रेज भारत आए, फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए और डच आए। वो किस चीज़ के लिए आए थे, यहाँ पर व्यापार के लिए, बिजनेस चलाने के लिए अपना। उन्होंने इसने मिशनरी गतिविधियों को भारत में फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उन्होंने कई गतिविधियां, कई एक्टिविटीज भारत में करी। क्या आप जानते हैं कि भारत इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत भारत से इन यूरोपीय शक्तियों के आने से हुई। यहाँ पर जो आधुनिक काल है वो कैसे हुआ, जब यहाँ पर यूरोपीय शक्तियां आई। आप इस पार्ट में ब्रिटिश लोगों के भारत में आने और उसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में पड़े प्रभावों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे यूरोपीय शक्तियां जब यहाँ आई तो क्या क्या प्रभाव पड़े लोगों पर, ये सब हम देखेंगे। ये आपके उद्देश्य हैं। ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हैं। अब जाते हैं हमारे मूल पाठ की ओर, यानी हमारा जो मेन चैप्टर है उसकी ओर। ब्रिटिश के भारत आने के क्या क्या कारण थे ये पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ब्रिटिश जब भारत आए तो उनका क्या क्या कारण था भारत आने का। यूरोपीय और ब्रिटिश व्यापारों आरंभ में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वो क्यों आए थे, ताकि भारत में व्यापार कर सके, बिजनेस कर सके। ब्रिटिश में हुई औद्योगिक क्रांति ने वहां के कारखानों के लिए कच्चा माल की मांग बढ़ा दी, और जब वहां कच्चा माल की मांग बढ़ी तो वो लोग क्या करने लगे, वो भारत में तैयार माल बेचना चाहते थे। भारत ने ब्रिटेन की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे एक ऐसा ही उपलब्ध आधार पर जो है उपलब्ध करवा दिया। 18वीं सदी में भारत में भी आंतरिक सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति थी और मुगल साम्राज्य की शक्ति भी कम हो रही थी। तो एक भारत ही ऐसा देश था जहां पर वो लोग आके अपना जो सत्ता है उसके लिए संघर्ष कर सकते थे। और वहां के जो मुगल साम्राज्य, यहाँ जो मुगल साम्राज्य यानी मुस्लिम जो मुगल लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनकी शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लगी। अतः ब्रिटिश अधिकारियों के पास भारतीय क्षेत्र पर अपनी पकड़ स्थापित करने का अवसर था। जब मुगल साम्राज्य की पकड़ कम होने लगी तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो लोग यहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि इनके पास कोई शासक नहीं है अच्छा जो शासन कर सके, तो उनकी जो पकड़ थी
वो धीरे धीरे वो यहाँ पर बनाने लग गए। उन्होंने कई युद्धों के माध्यम से, थोपी हुई संधियों से, अनुबंधों से और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठजोड़ किया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सबके साथ गठजोड़ किया। जो नए नए या फिर जो कह सकते हैं शक्तिशाली शासक थे, उनके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। अपनी नई प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की मदद से संपूर्ण देश पर अपना नियंत्रण दृढ़ बढ़ाया। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने क्या क्या नीतियां चलाई और फिर पूरे देश पर अपना नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया पूरे देश को। उनकी भू राजस्व नीतियों ने किसानों और उनसे राजस्व में बड़ी रकम प्राप्त की। और जो उनकी भू राजस्व यानी जो किसान अपनी जो भूमि है, भू राजस्व का मतलब होता है भूमि पर जो भी खेती करते थे तो उन पर जो कर लिया जाता था उसको भू राजस्व कहते हैं। तो उनसे इन्होंने क्या कह सकते हैं हम, किसानों से बहुत ज़्यादा कर ले लिया और इस वजह से उनकी जो रकम थी वो बढ़ती चली गई, उनके पास पैसा आने लग गया। उन्होंने कृषि की विभिन्न फसलों के व्यवसायीकरण पर बल दिया और ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फसलों के लिए व्यवसायीकरण कर दिया, बिजनेस अपना फसलों में बना लिया और ब्रिटेन में वो लोग कच्चा माल पहुंचाने लग गए। मजबूत राजनीतिक नियंत्रण के साथ ब्रिटिश भारत में व्यापार पर एकाधिकार करने में सक्षम हो गए और इस वजह से जब व्यापार पर कोई हमारे बिजनेस पर ही अपना अधिकार जमा ले तो हम क्या खाएंगे, है ना। तो इस वजह से उनका खुद का एकाधिकार हो गया। अब वो हमारे बिजनेस में पूरी तरह से कब्जा कर चुके थे। उन्होंने अपनी विदेशी प्रतिद्वंदियों को व्यापार में हरा दिया और उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। अब उन्होंने जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स थे उनके देश में उनको हरा दिया और उनका कोई अब कॉम्पिटिटर ही नहीं रहा। उन्होंने सभी प्रकार के कच्चा माल की बिक्री पर एक अधिकार कर लिया और उसे कम कीमत पर खरीदा, जबकि भारतीय बुनकर इसे अत्यधिक मूल्य पर खरीदते थे। उन्होंने क्या किया, हमसे कम कीमत पर खरीदने लग गए और बाहर अपने देश में जाकर बहुत ज्यादा कीमत पर वो जो कच्चा माल थे उनको बेचने लग गए। अपने स्वयं के उद्योग की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने भारतीय माल पर भारी आयात कर लगाया। देश में परिवहन और संचार प्रणाली को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए ताकि खेत से बंदरगाहों पर तक कच्चा माल और बंदरगाहों से बाजारों तक तैयार माल की आवाजाही आसान हो सके। उन्होंने क्या किया, संचार प्रणाली को, परिवहन को सुधारने के लिए उन्होंने, मैंने बताया था, उन्होंने रेल मार्ग बनवाए या फिर समुद्र मार्ग बनवाए जिससे वो लोग जा सके, कच्चा माल अपना भिजवा सके, बंदरगाह जा सके। उनके साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत उन्होंने की, जो शिक्षित भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करे जो अंग्रेजों को देश को शासन करने और अपनी राजनीतिक सत्ता सुदृढ़ करने में मदद करे। इन सभी उपायों ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करना, इसे सुदृढ़ करने और जारी रखने में मदद की। इन्होंने साथ साथ भारतीयों को जो है अंग्रेजी शिक्षा भी देनी स्टार्ट कर दी, जिससे कि भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हो सके और फिर वो जो भारतीय को ये अंग्रेजी शिक्षा दे रहे थे वो लोग ही इनकी मदद कर सके। ऐसा इन्होंने अपना एक स्ट्रैटेजी बना ली। यहाँ पर ये कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। ठीक है, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उन्होंने इस टाइप से ये मुद्रा जो है स्टार्ट की थी। ठीक है, ये मुद्रा वो लोग यूज करते थे। उसके बाद आता है आपका भारत में उपनिवेशीकरण के क्या क्या तरीके थे। यूरोप के नक्शे को देखो, आपको उस पर कई बड़े और छोटे राज्य मिल जाएंगे। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, इन छोटे राज्यों के पास अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल और तैयार माल के लिए बाजार नहीं था। अगर हम यूरोप के नक्शे को देखते हैं, वहां पर बहुत छोटे बड़े राज्य हमें मिल जाएंगे और जो छोटे राज्य थे उनके पास इतना कच्चा माल भी नहीं था और तैयार माल भी नहीं था कि उनके पास बाजार हो सके इसका, ठीक है, जिसका व्यापार वो लोग कर सके। अब इन देशों ने एशिया और अफ्रीका में बाजार को तलाश करना शुरू कर दिया। अब ये देश कहाँ आए, एशिया में आए और अफ्रीका में आए, अपने देश को, अपने जो बाजार है उसको बढ़ाने के लिए। इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार नियंत्रित करने में सफल रहा और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1600 में ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी, तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका कब उसकी स्थापना हुई। और सबसे पहली कंपनी जो भारत में आई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थन मिला। इसकी मदद से इंग्लैंड भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करने में सफल हो गया। तो जब ये कंपनी यहाँ आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी जो सीमाएं थी वो बढ़ानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार से भी उन्हें मदद मिल गई। पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित करी गई। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहली फैक्ट्री कहाँ हुई थी, 1613 में सूरत में स्थापित की गई। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिल गई। और 1615 में इनको जो है मुगल सम्राट से, जहांगीर से फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। उनको महत्वपूर्ण बस्ती दक्षिणी तट पर मद्रास थी, जहां उन्होंने एक किले बंद फैक्ट्री का निर्माण किया जो सेंट जॉर्ज किला कहा जाता है।
तो यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले में उन्होंने नई फैक्ट्री खोलने की जो थी अपनी मुहिम चला थी। कंपनी ने यह पहली मालिकाना जीत प्राप्त की थी और यहीं से इन्हें पहली जो जीत थी वो मिली थी। भारत की धरती पर धीरे धीरे कंपनी अपने व्यापार का विस्तार करने लगी। उस समय तक कंपनी भारत में अच्छी तरह से स्थापित हो गई और वह भारत से अन्य प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों का उन्मूलन करने में सफल रही। अब उन्होंने शासक के राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने धीरे धीरे जो है क्या किया, अंग्रेजों ने एकदम अपने पैर नहीं पसारे, उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू किए। पहले तो वो आए अपना व्यापार के उससे आए, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, शासकों से उन्होंने गठजोड़ करना स्टार्ट कर दिया। जो अच्छे शासक थे, मजबूत शासक थे, उनके साथ उन्हें हाथ मिलाए और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने की यहाँ पर बात करी। जब उन्हें वो मिल गया, उनको इजाजत मिल गई, तो उन्होंने कंपनियां खोली, सीमाएं अपनी बढ़ाने लग गए, व्यापार करने लग गए और उनको फायदा जब होने लग गया तो वो लोग यहीं पर बस के बैठ गए। ठीक है, ये आपका जो है आज के यूरोप का मानचित्र दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट है आपका 19वीं शताब्दी के भारत के नक्शे को अगर हम देखते हैं, आप कई बड़े, छोटे और स्वतंत्र राज्यों को देखेंगे। इन राज्यों के अपने स्वयं के शासक, अर्थव्यवस्था, भाषा और संस्कृति थी। इन राज्यों में लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध होते रहते थे। आश्चर्य की बात नहीं है कि वे यूरोपीय शक्तियों के विशेष रूप से ब्रिटिश के लिए एक आसान शिकार बन गए। वह प्लासी और बक्सर की लड़ाई थी। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लासी और बक्सर की लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर जो है शासक, अर्थव्यवस्था और भाषा की संस्कृति थी और इस वजह से अलग अलग युद्ध होते रहते छोटे बड़े राज्यों के बीच में यूरोप में। यहाँ अंग्रेजों को भारत में शासन स्थापित करने में सफलता बिल्कुल अच्छी तरह मिल गई थी। इन लड़ाइयों के माध्यम से ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता के एक लंबे युग की शुरुआत हुई। प्लासी की लड़ाई बंगाल में अंग्रेजों ने जीती थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा कि प्लासी की लड़ाई किसने जीती और क्या थी। ये जो है बंगाल में हुई थी और अंग्रेजों ने इसे जीता था। उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और बदले में एक विशाल राशि और 24 परगना क्षेत्र के जो थे वो प्राप्त किए, लेकिन मीर जाफर उन्हें और अधिक भुगतान करने में सक्षम नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम जो एक मजबूत शासक था उसे नवाब बना दिया गया। क्या हुआ, प्लासी की जब लड़ाई हुई बंगाल में, अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर जो था उसको बंगाल का नवाब बना दिया जब अंग्रेज जीत गए और उससे उसके बदले में क्या मांगा, उससे बहुत ज्यादा बड़ी एक विशाल राशि मांगी। विशाल राशि का मतलब बहुत सारे पैसे उससे मांगे और 24 परगना क्षेत्र उसने प्राप्त करे, मतलब काफी बड़े बड़े उसने 24 गांव प्राप्त कर लिए उससे। ठीक है, लेकिन मीर जाफर जो था उससे ज्यादा उन्हें पैसे नहीं दे पा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया वहां का। मीर कासिम बहुत ज्यादा पैसा नियंत्रण के लिए अंग्रेजों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे भी हटा दिया और मीर जाफर को दोबारा से उन्होंने नवाब बना दिया। जब मीर कासिम भी उन्हें पैसा ना दे पाया तो दोबारा से उसे हटाकर मीर जाफर को नवाब दोबारा बना दिया। मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराज उद दौला और मुगल के, ये पूरा 19वीं सदी का भारत का मानचित्र है, मुगल के बादशाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक जगह पर लड़ाई लड़ी। उसकी हार निर्णयात्मक रही। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब मीर कासिम को वहां से हटा दिया गया तो मीर कासिम ने जो है बादशाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिसका नाम है बक्सर। ठीक है, तो ये बक्सर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। यद्यपि अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया, फिर भी संपूर्ण भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित करना एक सरल काम नहीं था। उसके बाद भी अंग्रेज ही जीते इस लड़ाई में भी, बक्सर की लड़ाई में भी और प्लासी की लड़ाई में, दोनों अंग्रेज जीते थे भारत में। लेकिन फिर भी भारत एक बहुत बड़ा राज्य था तो जहां पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। तो अंग्रेजों ने आगे क्या किया देखते हैं। बड़ी संख्या में क्षेत्रीय शक्तियों ने अंग्रेजों के सीमा विस्तार के प्रयासों का विरोध करने की कोशिश की। अब हम विभिन्न भारतीय राज्यों के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा किए गए युद्धों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला युद्ध था आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के सक्षम नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में उभरा। अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए और अंत में चौथे आंगल मैसूर युद्ध 1799 में वीरतापूर्ण हार और टीपू सुल्तान की मृत्यु से मैसूर और अंग्रेजों के बीच एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। कनारा
कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा सुरक्षित अधिकार में ले लिया गया। इसमें क्या हुआ, टीपू सुल्तान जो था उसके पिता ने और टीपू सुल्तान ने मिलकर एक शक्तिशाली राज्य मैसूर में स्थापित कर लिया। लेकिन क्या हुआ, शक्तिशाली राज्य होने के बाद भी अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए और जो अंत में जो चौथा युद्ध हुआ वो था आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें जो था टीपू सुल्तान मर गया और मरने के बाद अंग्रेज जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे से यहाँ पर जीत गए और फिर इन्होंने अच्छे से यहाँ पर सुरक्षित अधिकार जमा लिया अपना बंदरगाहों पर। ये टीपू सुल्तान की एक इमेज दी हुई है। उसके बाद हुआ एंग्लो मराठा युद्ध, यानी आपको पता चल रहा मराठा में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, एंग्लो मराठा युद्ध में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठे पश्चिमी और मध्य में एक और दुर्जय शक्ति बन गए थे, लेकिन आपस में सत्ता के लिए संघर्ष के कारण अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। सहायक संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच कई युद्धों का कारण बनी। तो यहाँ पर सहायक संधि उन्होंने करी, तो सहायक संधि से काफी ज्यादा युद्ध होने लग गए। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध उन दोनों के बीच अंतिम युद्ध था, यानी अंग्रेजों के बीच और इसके बीच एंग्लो मराठा युद्ध तीसरा जो था वो अंतिम था। अंग्रेजों ने पेशवा को हराकर गद्दी और उसके सभी प्रदेशों पर कब्जा किया। पेशवा की पेंशन बंद कर दी और उसे उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकट बिठूर में, ठीक है, तो हमने वहां पर भी देखा कैसे एंग्लो जो था, मतलब उसमें भी हमने देखा कैसे उसने मैसूर में टीपू सुल्तान को हराया और यहाँ पर भी इन्होंने जो है पेशवा को हराकर उसकी गद्दी पर बैठ गए और उसकी गद्दी के उसको हटाने के बाद पेशवा की जो पेंशन है उसको भी बंद कर दिया। उसके बाद तीसरा युद्ध था आंग्ल सिख युद्ध, यानी सिखों के बीच जो युद्ध हुआ अंग्रेजों का। उत्तर पश्चिम भारत में सक्षम नेता महाराजा रणजीत सिंह को नेतृत्व में सिख के एक प्रभावी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक खतरे के रूप में उभरे। ठीक है, तो ये जो थे महाराजा कौन से, रंजीत सिंह जो थे उन्होंने काफी ज्यादा खतरा था अंग्रेजों को उनसे, क्यों, क्योंकि वो एक अच्छे शासक थे और साथ ही साथ वो ज्यादा मजबूत भी थे। अतः ब्रिटिश सिखों को नियंत्रण करना चाहते थे, इसीलिए जो ब्रिटिश थे यानी अंग्रेज जो थे वो सिखों का नियंत्रण करना चाहते थे। रंजीत सिंह की 1839 में मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। जब ये मर गया रणजीत सिंह तो बहुत ज्यादा अराजकता वहां फैल गई। अंग्रेजों ने इसका लाभ लिया और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध छेड़ दिया जो सिखों की हार के साथ समाप्त हो गया। और जब वहां पर जो है ये युद्ध दोबारा इन्होंने छेड़ा, जैसे ही रणजीत सिंह मिला इनको मर गया, इनको एक मौका मिल गया तो इन्होंने इसका लाभ उठाया और इससे एक जो है युद्ध छेड़ दिया उन्होंने और सिख उसमें हार गए। इसकी लड़ाई में जो था हरा दिया। सिखों के प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। महाराजा रंजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हुई। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का एक जो है चित्र है। अन्य विजय अधिग्रहण और अनुबंध की प्रणाली क्या थी। 1761 में मराठों के विरुद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई पहले से ही भारत में अंग्रेजों की सफलता के लिए मंच प्रदान कर चुकी थी। जल्द ही कई और अधिक देशी राज्य ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत आ गए। यह सब एक प्रणाली द्वारा किया गया जिसे विलय की नीति और सहायक संधि कहा जाता है। इसके द्वारा स्वतंत्र राज्यों को एक बड़ी संख्या में ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में ले लिया गया। कहा गया है कि ये राज्य ब्रिटिश संरक्षण का आनंद ले रहे थे, लेकिन उनके शासक जो थे वो सिंहासन के लिए एक प्राकृतिक वारिस बिना छोड़े मर गए। उनके गोद लिए बेटे की संपत्ति या पेंशन अंग्रेजों से ज्यादा समय तक नहीं दी गई। इस तरह डलहौजी ने 17 मराठा राज्य सबलपुर, नागपुर, उदयपुर, झांसी और अवध पर कब्जा इन्होंने कर लिया कि यहाँ के जो राजा थे वो पहले ही मर गए और जो उनके बेटे थे वो उनके थे नहीं, तो उन्होंने गोद लिए हुए जो बेटे थे उन्हीं को संपत्ति मिली। तो अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया, उनके गोद लिए हुए बेटे को हटा दिया और पेंशन उनको देकर जो है यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया और उनको हटाकर खुद वो बन गए वहां के शासक। सहायक संधि में जो भारतीय राज्य अंग्रेजों के अधीन थे उनकी सेनाओं को निलंबित कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश सैनिकों का बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया। इसमें सहायक संधि में क्या हुआ, इन्होंने जो अंग्रेजों ने जो राज्य हमारे भारत के जो थे उनके सैनिक हटाकर वो अपनी सेना में ले लिए। उनके विदेशी कार्य पर अंततः नियंत्रण कर दिया गया और उनके किसी भी प्रयोजन आर्थिक या राजनीतिक के लिए विदेशी राज्य के साथ गठजोड़ करने का अधिकार छीन लिया गया। बदले में उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों से अंग्रेजों द्वारा संरक्षण जो था वो दिया गया। ठीक है, उसके बाद अधिग्रहण की नीति ने न केवल भारतीय शासकों को भी प्रभावित किया बल्कि परंपरागत विद्वानों और पुरोहित वर्ग जो शासक मुखियों, अमीरों और जमींदारों पर निर्भर थे से अपने
अपना नियंत्रण खो दिया और इस प्रकार वो जो लोग थे वो निर्धन हो गए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक कोई भी भारतीय शक्ति अंग्रेजों का विरोध नहीं करती थी, उन्हें चुनौती देने लायक तो वो थे ही नहीं। असम, अराकान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नेपाल और वर्मा के कुछ भागों से पहले ही कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों ने 1843 में सिंध पर कब्जा कर लिया। उसके बाद बात आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, ये आपके कुछ पाठ्यक्रम प्रश्न आ जाते हैं, इस पे आप जो है करेंगे क्या क्या पढ़ा अंग्रेजों का जब वो लोग यहाँ आए तो। ठीक है, आर्थिक प्रभाव यानी इकोनॉमिकल हमारे ऊपर क्या असर पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने अंग्रेजी व्यापारियों की पर्शिया, अफ्रीका और अमेरिका के देशों में प्रचुर मात्रा में पूंजी इकट्ठा करने में मदद की थी। अब वे इस धन का उपयोग उद्योग लगाने और भारत में व्यापार करने में लगाना चाहते थे। उन्होंने जो था वो धन इकट्ठा कर लिया था पर्शिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, और अब वो लोग जो थे उसका उपयोग भारत में व्यापार करने के लिए करना चाहते थे। आज जो हम वस्तुओं का मशीनों से बड़ी मात्रा में उत्पादन देखते हैं, उसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति के माध्यम से शुरू हुई थी, जो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में हुई। इससे तैयार माल के उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को औद्योगिक और वित्तीय आधार फैलाने में मदद मिली। इस समय इंग्लैंड में उत्पादकों का एक ऐसा वर्ग था जो व्यापार की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन से अधिक कमाता था। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये लोग आए तो उसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये वर्ग भारत से कच्चे माल के आयात और तैयार माल के भारत निर्यात में अधिक रुचि रखता था। 1793 तथा 1813 के मध्य ब्रिटिश निर्माताओं ने कंपनी के विरुद्ध एक अभियान चलाया, जिससे उसका व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद वस्त्र उद्योग और व्यापार उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। पहले भारतीय हथकरघा उत्पादों का यूरोप में एक बड़ा बाजार था। जो हथकरघा हमारे मतलब हाथ से बनाए हुए जो कपड़े होते थे और जो ये चीज़ें होती थी, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापार था यूरोप में। भारतीय वस्त्र जैसे रेशम, कपास, लिनन और ऊनी माल के लिए पहले ही एशिया और अफ्रीका में बाजार था। इंग्लैंड ने औद्योगिकरण के आने से के साथ वहाँ वस्त्र उद्योग जो है महत्वपूर्ण बना लिया। अब ब्रिटेन और भारत के बीच कपड़ा व्यापार की दिशा जो थी वो पलट गई। भारतीय बाजार में अंग्रेजी कारखानों से मशीन के बने कपड़े बड़े पैमाने पर आयात होने लगे। इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित उत्पादों का बड़ी मात्रा में आयात भारत के उद्योगों के लिए खतरा बन गया, क्योंकि ब्रिटिश माल को सस्ती कीमत पर जो है वहां पर बेचा जाता था। मतलब हमसे खरीदते बड़े उससे थे, बड़े महंगे थे, और वहां जो जाकर मतलब यहाँ खरीदते हमसे सस्ते में उसमें थे और वहां पर जाकर महंगे दामों में ये लोग जो थे बेच देते थे। अंग्रेज भारत में अपने उत्पादों कम मूल्य पर बेचने में सफल रहे, क्योंकि विदेशी वस्तुओं का भारत में बिना कोई शुल्क दिए आना जो था वो दिया जाता था। वहीं दूसरी ओर भारतीय हस्तशिल्प पर काफी ज्यादा कर लगाए जाते थे जब उन्हें निर्यात किया जाता था। उसके अतिरिक्त उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने एक सुरक्षात्मक टैरिफ भारतीय वस्त्रों पर लगाया। इसके कारण कुछ वर्षों के भीतर ही भारत कच्चे कपास और कपड़े का आयातक बन गया। इस बदलाव का भारतीय हथकरघा और बुनाई जो उद्योग थे उन पर बहुत ज्यादा असर हुआ। उसके पतन का ये लोग जो है कारण बन गए। इसने बुनकरों के एक बड़े समुदाय को बेरोजगार बनाया। वे शहर छोड़कर चले गए और खेतिहर मजदूरों के रूप में गांव में भूमि पर काम करने लगे, और इससे जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और वो जो आजीविका थी वो खत्म होने लग गई। इस प्रक्रिया में भारतीय हथकरघा उद्योग को आसमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। भारत में इसे भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने औद्योगिकरण के रूप में करार कर दिया। तो यही चीज हुई कि यहाँ पर ये लोग हमसे खरीदते तो बड़ा सस्ता थे और वहां पर ले जाकर बेचते महंगा थे। तो जिस वजह से क्या हुआ, उस वजह से हमारा जो व्यापार था वो कम होने लग गया और हमें बहुत ज्यादा नुकसान इसका होने लग गया। उसके बाद भूमि राजस्व नीति आई और भूमि निपटान। प्राचीन काल में लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था, इसलिए सारे संसार में भूमि कर सभी सम्राटों के लिए वह राजस्व का मुख्य स्रोत था। 18वीं सदी में भारतीय लोगों का मुख्य मतलब आजीविका का जो मुख्य स्रोत कृषि था, इसलिए जो पहले जो राजा यहाँ पर होते थे वो भूमि कर लिया करते थे। अब क्या हुआ, 18वीं सदी में भारतीय लोगों का मुख्य व्यवसाय भी कृषि ही था। ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व जो था वो बढ़ता चला गया। पहले जो लोग थे, पहले जो राजा थे वो कम कर लेते थे, लेकिन जब ब्रिटिश शासन आया तो वो लोग ज्यादा कर लेने लग गए। इसके लिए कई कारण थे। शुरू में ब्रिटिश भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। धीरे धीरे वे भारत के विशाल क्षेत्र को जीत लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें धन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्हें व्यापार और कंपनियों की परियोजनाओं और प्रशासन को चलाने के लिए भी रुपयों की जरूरत थी। अब देखो इन्होंने कितना अच्छा मास्टरमाइंड प्लान खेला है ना। इनको पैसों की जरूरत थी और वो पैसे हमसे ही लिए ताकि हम पर ही गुलामी कर सकें। ब्रिटिश भू राजस्व
व्यवस्था किसानों के कठिनाइयों का कारण बने। वे अपनी नीतियों और युद्ध अभियानों के लिए किसानों से धन निकलवाते थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था। इससे प्रभावित लोग अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें जमीन मालिकों और उनके लगान अधिकारियों को लगान कर देना पड़ता था। आपने मूवी देखी होगी ना लगान, उनसे बहुत ज्यादा कर ले लेते थे वो लोग, और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था किसानों के पास। और वो ऐसा क्यों करते थे? ताकि वो लोग, उनके पास पैसा इकट्ठा होता जाए और फिर ये लोग हमारे ऊपर अच्छी तरह से अपना जो गुलामी है अपनी अच्छी तरह से कर सके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इसमें जमींदारों को सरकारी खजाने में पैसे की एक निश्चित राशि जमा करनी थी। बदले में वे भूमि के वंशानुगत मालिकों के रूप में पहचाने गए। इससे जमींदार भूमि का मालिक बन गया। ये लोग जो थे जमींदारों को भूमि का मालिक बना देते थे और वो लोग बड़ी खुशी से मालिक भी बन जाते थे, पर इनको ये नहीं पता कि ये लोग पैसा दे रहे हैं, है ना। उसे राजस्व को निश्चित समय की अवधि में कंपनी को जो है भुगतान भी करना होता था, और मालिक तो बन गए लेकिन भुगतान भी इनको करना होता था। लाभ के रूप में जमींदारों का एक नया वर्ग उभरा जो उनके राजनीतिक सहयोगी बन गया। इसमें सब यही बताया गया है कि कैसे उन्होंने राजस्व हमसे वसूला और हमी का जो है शोषण करना जारी कर दिया। ठीक है, उसके बाद कृषि का व्यवसायीकरण कैसे हुआ। भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव चाय, कॉफी, इंडिगो, अफीम, कपास, जूट, गन्ना और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के परिचय से पड़ा। विभिन्न वाणिज्यिक फसलों को विभिन्न प्रकार के अलग देशों उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया। भारतीय अफीम को चीनी चाय व्यापार संतुलन के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो बाद में ब्रिटेन के पक्ष में हो गए। अफीम का बाजार सख्ती से अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया, जिसमें भारतीय उत्पादकों के लिए लाभ की ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी। भारतीयों को नील उत्पादन करने और इसे अंग्रेजों की तय शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ पर नील जो था हमसे बहुत ज्यादा उत्पादन में, मतलब बहुत ज्यादा नील की खेती इन्होंने स्टार्ट करवा दी। लेकिन क्या होता था, नील हम बहुत ज्यादा उगा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग, ये हमसे उसकी एक मतलब निर्धारित कीमत पर हमसे खरीद के उनको बाहर जाके अच्छी बढ़िया कीमत पर बेच के आते थे, जिससे इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता था। नील को फिर इन्होंने इंग्लैंड भेजना स्टार्ट कर दिया और ब्रिटिश कपड़े की रंगाई के रूप में इस्तेमाल किया। सभी किसानों को नील को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर उगाने के लिए मजबूर किया गया, जो दुर्भाग्य से नील की खेती कुछ वर्षों के लिए भूमि को बंजर बना देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने नील को कम से कम हर एक किसान को 3/20 हिस्से पर तो नील उगाना ही उगाना है। लेकिन उससे क्या होता है, अगर हम ज्यादा नील उगाते हैं तो उससे भूमि भी बंजर हो जाती थी। इससे किसान इसे उगाना नहीं चाहते थे। चाय बागानों का स्वामित्व जो था वो अक्सर बदल जाता था। इन बागानों पर मजदूर कठिनाइयों के अंदर काम करते थे। किसी के व्यवसायीकरण और स्वामित्व के हस्तांतरण की गति से देश में भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ गई। इससे एक बड़ी संख्या में सौदागर, व्यापारियों और दलालों ने इस स्थिति में किसानों का शोषण भी करना स्टार्ट कर दिया। किसान अब फसल कटाई के दौरान अपनी खेती को बेचने के लिए उन पर निर्भर थे, क्योंकि किसानों पर अब वाणिज्यिक फसल उगाते थे। इससे खाद्यान्न उत्पादन नीचे चला गया, अतः कम अनाज से अकाल की भी स्थिति यहाँ पर बनने लग गई। इसके बारे में हम आगे आने वाले उसमें से पढ़ने वाले हैं। हमारे देश से धन की राशि जो थी वो विभिन्न आर्थिक नीतियों की वजह से ब्रिटेन भेजी गई, और अतिरिक्त वित्तीय बोझ सैन्य और नागरिक कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और प्रशिक्षण पर अंग्रेजों द्वारा नियोजित व्यय के कारण भारत पर डाला जाने लगा। मतलब ये जो सारी चीजें हमारी थी, मतलब बहुत सारी इन्होंने आर्थिक नीतियां लगाई, जिस वजह से जितनी भी हमारी राशि थी वो ब्रिटेन चली गई, और यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे उनके वेतन, पेंशन, और इससे हमारा जो गुजारा था वो चल रहा था। उसके बाद धन उधार देने वाले नए वर्ग का उदय हुआ। राजस्व की समय अवधि और अत्यधिक मांग ने किसानों का साहूकारों से ऋण लेने के लिए मजबूर कर दिया। जब किसानों के पास पैसा नहीं था, उनके पास मतलब वो उगाते थे अपनी खेती और बाहर वो लोग भेज देते, इंग्लैंड भेज देते थे। तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने जो मतलब ये वर्ग थे, कौन से वर्ग, साहूकार वर्ग, उनसे उधार लेना स्टार्ट कर दिया। और उधार लेते, जब ये उधार उनको चुका नहीं पाते थे, तो जो किसान थे, साहूकार थे, किसानों का शोषण करने लग गए, और इस वजह से वो लोग जाली हस्ताक्षर, अंगूठे छपवा के उनकी जो जमीन होती थी उनको साहूकार हड़प लेते थे। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। उसके बाद आया नए मध्य वर्ग का उदय किस प्रकार हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रभाव यह पड़ा कि एक मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास जो थे लोग, उनका उदय होना स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश व्यावसायिक हितों की वृद्धि के साथ कुछ भारतीय लोगों को काम के छोटे नए अवसर मिलने लग गए। उन्होंने ज्यादातर एजेंटों और मध्यस्थों के
के रूप में ब्रिटिश व्यापारियों के लिए काम किया और बहुत ज़्यादा धन उन्होंने कमाया। एक नया अभिजात वर्ग जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत के बाद अस्तित्व में आया, उसने एक अपना नया वर्ग बना लिया जिसे कहते हैं हम कौन सा, मध्यम वर्ग। इन लोगों ने जो थी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी और उनका जो अभिजात वर्ग था वो नया बन गया। ब्रिटिश सत्ता के प्रसार से एक रोजगार के नए अवसर आए। भारतीय समाज में नई कानूनी अदालतों, सरकारी अधिकारी और वाणिज्यिक एजेंसियों की इन्होंने शुरुआत की। अंग्रेजी शिक्षित लोगों को स्वाभाविक रूप से अपनी औपनिवेशिक शासकों से आवश्यक संरक्षण मिला। इस प्रकार अंग्रेजों ने भूस्वामियों के अलावा एक नए पेशेवर और सेवा करने वाले मध्यम वर्ग भी इन्होंने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मध्यम वर्ग कैसे स्टार्ट हुआ, नए नए जब रोजगार के अवसर मिले, वो भी बहुत छोटे छोटे रोजगार के अवसर, तो उससे जो लोग काम करते थे ब्रिटिश सरकार के अंडर, उनको पैसे मिलते थे। और आज भी मिडिल वर्ग कौन सा होता है, जिसके पास ना तो ज्यादा पैसा हो और ना ही वो ज्यादा गरीबी में हो, तो वही एक होता है मिडिल वर्ग। तो यहाँ पे ऐसे ही मिडिल वर्ग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मध्यम वर्ग। उसके बाद परिवहन और संचार का क्या मतलब है, उस समय भारत में परिवहन का साधन क्या था, बैलगाड़ी, ऊंट और पीठ पर सामान ढोने वाले अन्य जानवर। दूसरी तरफ इंग्लैंड को रेलवे की जरूरत थी जो निर्यात बंदरगाहों के साथ उत्पादक क्षेत्र को जोड़ सके। उनको ये सब, वो अपने देश से, हमारे देश से, भारत से यानी इंग्लैंड अपनी चीजें भेजना चाहते थे, तो ये बैलगाड़ी, ऊंट और पीठ पर तो संभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड ने रेलवे की जरूरत को देखा कि भाई अब रेलवे होनी चाहिए, तो उन्होंने रेलवे बनाने का काम जो है वो शुरुआत करवाया। जिन्होंने विशाल रेलवे का नेटवर्क वो लोग देख रहे थे जो कि अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया। ब्रिटिश बेकरों और निवेशकों ने अपनी पूंजी रेलवे के निर्माण में लगवा दी। तो आज जब हम रेलगाड़ियों में सफर करते हैं वो ब्रिटिश शासकों ने बनवाई थी। ब्रिटिश पूंजीपतियों को दो महत्वपूर्ण तरीके से लाभ हुआ। पहला, व्यापार की वस्तुओं में व्यापार करना बहुत आसान हो गया और बंदरगाहों के साथ आंतरिक बाजार को भी जोड़ना लाभदायक रहा। मतलब पहला तो ये लोग यहाँ पर व्यापार करते थे, उससे भी इन्हें लाभ था। और दूसरा, जब ये लोग व्यापार अपने देश से दूसरे, हमारे देश से दूसरे अपने देश में ले जाने लग गए, तो वह भी इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा। दूसरा, रेल इंजन, डिब्बे और रेल लाइनों के निर्माण के लिए पूंजी ब्रिटेन से आई थी। तो ब्रिटेन पूंजीपतियों को रेलवे में निवेश से सरकार द्वारा 5% की न्यूनतम लाभ की गारंटी मिली। इन कंपनियों को 90 साल के पट्टे के साथ भूमि दी गई। ठीक है, हालांकि जो रेलवे था वो ब्रिटिश व्यापार के लिए लाभदायी बना, परंतु रेलवे ने देश को राष्ट्रीय जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ब्रिटिश ने कभी सोचा नहीं थी कि व्यापक परिवहन नेटवर्क और बेहतर शिक्षा लोगों को और विचारों को आपस में जोड़ेगी। मतलब इनसे इन्हें तो लाभ हुआ, लेकिन रेलवे से हमें भी बहुत लाभ हुआ। रेलवे से लोग जो थे वो संभले और जो संचार इन्होंने लाए उससे भी लोगों को है आपस में जोड़ने की मदद मिली और इनको ये पता चला कि भैया हमारे ऊपर जो है शासन कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो लोग एक दूसरे से जुड़े और एकता यहाँ पर बढ़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने स्वतंत्रता के विचारों, समानता, मानवाधिकार, विज्ञान और तकनीकी पश्चिम से लिया। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो तेज होने लग गई जब हम आधुनिक विचार के भारतीय समाज पर जो है प्रभाव में पड़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पाठगत प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव क्या पड़ा। भारत में अंग्रेजों के आने से समाज में कई सारे परिवर्तन हुए। 19वीं सदी में शिशु हत्या, बाल विवाह, सती बहु विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथाएं और कठोर जाति व्यवस्था जो थी वो प्रचलित थी। मतलब यहाँ पर समाज में क्या प्रभाव पड़ा इसका आने से, जब ये लोग नहीं आए थे तो शिशु हत्या यानी बच्चों की पहले ही हत्या कर दी जाती थी, बाल विवाह होते थे। ठीक है, सती प्रथा होती थी यानी पतियों के साथ औरतों को जला देना, है ना, ये सारी चीज, ये प्रथाएं मानव की गरिमा और मूल्यों के विरुद्ध थी और ये सारी प्रथाएं जो थी वो गलत थी। जीवन के सभी स्तरों पर महिलाओं से भेदभाव किया जाता था, उनको पढ़ाया भी नहीं जाता था, उनको वंचित वर्ग माना जाता था, उनकी अपनी स्थिति में कोई सुधार के अवसर नहीं दिए गए थे। ऊंची जातियों ने ब्राह्मण पुरुषों तक सीमित रखी गई थी शिक्षा कि बस ब्राह्मण पुरुषों को मिलेगी, जो छोटी जाति के लोग हैं उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पर थी। पुरोहित जो थे वो महंगे अनुष्ठान, बलिदान और जन्म या मृत्यु के बाद की रीतियों को करवाते रहते थे। इससे क्या हुआ, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा सामाजिक जो था भेदभाव पनपा। और ये जब भारत आए, ब्रिटिश भारत आए, तो वे स्वतंत्रता, समानता, आज़ादी और मानव अधिकार जैसे विचार के रूप में नए विचार, यूरोप के पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और विभिन्न जो थी क्रांतियों से यहाँ पर लाए थे कि भाई समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, और ये जो हम कह सकते हैं, इससे हमें पता चलता है ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो उसके हमें कुछ फायदे भी हुए और बहुत सारे नुकसान भी हुए। ठीक है, तो फायदे क्या थे, इन्होंने सामाजिक जो थे फायदे हमें बहुत अच्छे दिए कि भाई इन्होंने समानता, स्वतंत्रता के लिए हमारे अंदर एक चिंगारी जगाई। ठीक है,
जो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। इन विचारों ने हमारे समाज के कुछ वर्गों के लोगों से कुछ करने के लिए अपील की और देश के विभिन्न भागों में कई सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों में सबसे आगे दूरदर्शी भारतीयों में राजा राम मोहन रॉय, सर सैयद अहमद खान, अरुणा आसफ अली और पंडिता रमाबाई ने इस आंदोलन से सामाजिक एकता आई और स्वतंत्रता समानता की दिशा में प्रयास किए गए। कई कानूनी उपाय महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए गए। उदाहरण के लिए लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, सती प्रथा जो थी वो इन्होंने रोकी। गवर्नर जनरल ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया कि मतलब जो विधवा हो जाती है स्त्री वो दोबारा से शादी कर सकती है। ये इन्होंने एक कानून अच्छा बनाया। एक कानून 1872 में पारित किया जिसमें अंतर जाति और अंतर सांप्रदायिक विवाह को सहमति दी। तो इन्होंने ये भी किया कि अगर कोई अलग जाति का है तो वो भी विवाह कर सकता है। 1929 में शारदा अधिनियम को पास करके बाल विवाह पर रोक जो है इन्होंने यहाँ से लगाई, शारदा अधिनियम, जिससे कि बाल विवाह पर रोक यहाँ पर लगाई गई। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। एक अधिनियम पारित किया गया, 14 वर्ष से नीचे की आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी अवैध मानी जाएगी। ठीक है, तो शारदा अधिनियम में यही हुआ कि 14 साल से नीचे की लड़की की आयु मतलब उसमें शादी नहीं कर सकते और 18 साल से कम लड़के की शादी नहीं होगी। सभी आंदोलनों ने जाति व्यवस्था और विशेष रूप से अस्पृश्यता की जो प्रथा थी उसकी आलोचना करी। मतलब जाति व्यवस्था ना हो देश में और जो मतलब छुआछूत की यहाँ पर प्रथा थी वो भी ना हो, ये सारी चीजें इन्होंने रोकी। समाज सुधारकों के इन प्रयासों का प्रभाव समाज सुधार और धार्मिक संगठनों में तथा राष्ट्रीय आंदोलनों में स्पष्ट हम देख सकते हैं। महिलाओं को बेहतर शिक्षा, व्यवसाय और सार्वजनिक, अब महिलाओं के भी यहाँ पर आने के बाद स्थिति सुधरी, इनके रोजगार के भी अवसर मिलने लगे थे। इंडियन नेशनल आर्मी की कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली और कई अन्य महिलाओं की स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत जो थी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ इसके साथ साथ महिलाएं भी आगे आई। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्या क्या नीतियां यहाँ पर रही। अभी हमने देखा कि समाज में उन्होंने किस तरीके से जो है अच्छा काम किया। अब हम देखते हैं कि सांस्कृतिक उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई। ब्रिटिश विशाल लाभ कमाने के नियम से भारत में आए थे। इसका अर्थ है कि बहुत सस्ती दरों पर कच्चे माल को खरीद कर और तैयार कर बिक्री अधिक कीमतों पर करने के लाभ से यहाँ पर वो लगाए थे। मतलब हमसे सस्ती दरों पर खरीदेंगे और बाहर जाकर वो अपने तैयार माल को बहुत अच्छे दाम पर बेचेंगे। ब्रिटिश भारतीयों को शिक्षित और अपनी वस्तुओं के उपभोग के लिए पर्याप्त आधुनिक बनाना चाहते थे। मतलब भारतीयों को ये सिखाना चाहते थे भाई तुम शिक्षित हो जाओ, ठीक है, जिससे कि उनको भी लाभ हो। ठीक है, एक सीमा तक कि वे ब्रिटिश हितों के लिए हानिकारक साबित नहीं हो। कुछ अंग्रेजों का मानना था कि पश्चिमी विचार आधुनिक और बेहतर थे जबकि भारतीय विचार पुराने और निम्नतर थे। ठीक है, तो ये लोग मानते थे कि पश्चिमी विचार जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे और भारतीय विचार काफी ज्यादा पुराने और निम्नतर यानी छोटे थे। वास्तव में ये सच नहीं है। भारत के पास पारंपरिक ज्ञान था जो आज भी प्रासंगिक है। इस समय इंग्लैंड में रेडिकल्स का एक समूह था जो भारतीय की दशा में एक मानवतावादी विचारधारा रखते थे। वे चाहते थे कि भारत आधुनिक विज्ञान की प्रगतिशील दुनिया का एक भाग बने, लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत को तेजी से आधुनिकीकरण के प्रति से सतर्क हो गई। अंग्रेजों ने जान लिया कि अगर धार्मिक विश्वासों और सामाजिक रिवाजों में ज्यादा हस्तक्षेप किया गया तो लोग प्रतिक्रिया करेंगे। इन्होंने धार्मिक विश्वासों में जो था टांग नहीं अड़ाई। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं देखा कि भाई रिवाज जो है इनके स्टार्टिंग से चल रहे आ रहे हैं और अगर हम इसमें बीच में बोलते हैं तो भारतीय जो लोग हैं वो प्रतिक्रिया करने वाले, अपना रिएक्शन देंगे। वे भारत में अपने शासन को स्थायी बनाना चाहते थे, मतलब वो हमेशा रहे और लोगों के बीच कोई भी प्रतिक्रिया नहीं चाहते थे कि लोग अपना रिएक्शन ना दें, जिससे कि लोगों के बीच में मतलब एक कह सकते हैं क्रांति ना बढ़े। इसलिए यद्यपि अंग्रेज सुधारों की बात करते थे पर वास्तव में उन्होंने आधे अधूरे मन से सब कुछ जो है उठाया कदम। ठीक है, शिक्षा नीति फिर उन्होंने शिक्षा किस प्रकार से दी। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है शुरू करने में गहरी रुचि ली। ऐसा करने के लिए उनके पास कई कारण थे। अंग्रेजी भाषा में भारतीयों को शिक्षित करना उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। भारतीयों को क्लर्क के रूप में कम मजदूरी पर काम करने के लिए वो लोग तैयार करना चाहते थे, इसलिए उनको काम के लिए ब्रिटिश बहुत अधिक वेतन की मांग करते थे। ब्रिटिश लोग जो थे वो बहुत ज्यादा वेतन सैलरी लेते थे, लेकिन जो भारतीय लोग थे अगर उनको शिक्षित किया जाए और उनको मजदूरी करवाई जाए
क्लर्क के रूप में रखा जाए तो वो लोग उनसे कम सैलरी देकर अच्छा काम करवा सकते थे। इससे प्रशासन पर व्यय का भार कम पड़ेगा, इससे जो थे उनका खर्चा भी कम पड़ेगा। उन्होंने भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाया जो उनके प्रति वफादार थे और दूसरे भारतीयों से संबंध नहीं रखते थे। तो उन्होंने ऐसा वर्ग बनाया जो कि उनके प्रति मतलब अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। इस वर्ग के भारतीयों को ब्रिटिश विचारधारा और संस्कृति की प्रशंसा करना सिखाया। इसके अलावा वे ब्रिटिश माल के लिए बाजार को बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने देश में राजनीतिक अधिकार को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक साधन के रूप में किया। ऐसा मान लिया है कि कुछ शिक्षित भारतीय जनता में अंग्रेजी संस्कृति फैलाकर और वे शिक्षित भारतीयों के इस वर्ग के माध्यम से शासन करने में सक्षम होंगे। ब्रिटिश केवल उन भारतीयों को नौकरियां देते थे जो अंग्रेजी जानते थे और वे भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के लिए मजबूर करते थे। इससे शिक्षा जल्दी ही अमीरों और तथा शहरों में रहने वालों का एकाधिकार बन गई। ठीक है, तो ये लोग क्या चाहते थे कि उन्हीं को ये लोग नौकरी देते थे जिनको अंग्रेजी आती हो, ताकि वो लोग इनके पक्ष में रह सके। ठीक है, ब्रिटिश संसद में 1813 में चार्टर अधिनियम जारी किया गया। इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जिसके द्वारा कि भारत में पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्चा की जाएगी। लेकिन जल्द ही विवाद हो गया। कुछ लोग केवल पश्चिमी विचारों की वकालत पर खर्च चाहते थे, वहां दूसरों ने परंपरागत भारतीय शिक्षा पर अधिक जोर दिया। कुछ लोगों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में जो है क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने की सिफारिश की, जबकि दूसरे अंग्रेजों के पक्ष में थे। इस भ्रम में लोगों ने अंग्रेजों को एक माध्यम और अध्ययन के लिए विषय के रूप में अलग समझने में विफल रहे। इसमें यही बताया गया है कि कैसे उन्होंने अंग्रेजी स्कूल खोले, प्राथमिक विद्यालयों के बजाय उन्होंने कैसे अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों को खोला। उन्होंने आम जनता की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो लोग क्या चाहते थे कि उनको अच्छी तरह से अगर हम सारी उनकी जरूरतें पूरे कर देंगे भारतीयों की, तो वो लोग जो है हमारे खिलाफ बोल सकते हैं। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोगों को पढ़ाया और उनसे अपना काम निकलवाया। ठीक है, अंग्रेज को आधे अधूरे मन से भारत में शिक्षा निधि जो है अंग्रेजी भाषा का पालन और पश्चिमी विचारों को मानना पड़े, इसके लिए समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। कई सुधारक जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान और स्वामी विवेकानंद ने उदारवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों को माना और उस समय के गैर मानवीय सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को सुधारने का प्रयत्न किया। ठीक है, इन सब लोगों ने जो है धार्मिक और मतलब जितनी भी सामाजिक प्रथाएं थी उनको सुधारने का इन्होंने काम किया। हालांकि शिक्षा आम जनता तक नहीं पहुंच पाई, इसलिए जो साम्राज्यिक विरोध थे, राष्ट्रवाद था, सामाजिक और आर्थिक समानता के विचार थे, वो राजनीतिक दलों, वाद विवादों, सार्वजनिक मंच और प्रेस के माध्यम से लोगों में जमा ली और अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी भाषा के प्रसार ने भारतीयों को आधुनिक, तर्कसंगत, लोकतांत्रिक, उदार और देशभक्ति के दृष्टिकोण को अपनाने में सहायता की। उन्होंने ज्ञान के नए क्षेत्र विज्ञान, मानविकी और साहित्य को अपनाया। मतलब इसमें यही बताया गया है कैसे उन्होंने शिक्षा जो थी वो लोगों को तक पहुंचाई और कैसे उन्होंने ये सारे काम करे। ठीक है, इसके बाद आपका सुधार आंदोलन जो थे उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार नेतृत्व किया। सुधारकों के लगातार सुधारक लोग कौन थे? जो लोग सुधार चाहते थे देश में कि ये लोग चले जाएं यहाँ से और जो सुधार है वो होने लग गया। ठीक है, समाज पर ये भारी प्रभाव पड़ा। धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना डाली। इन सुधार आंदोलनों से अनेक भारतीयों ने महसूस किया कि आधुनिक विचार और संस्कृति का भारतीय सांस्कृतिक धारा में समेकित करके आत्मसात किया जाना चाहिए। उन्होंने देशवासियों को बताया कि सभी आधुनिक विचार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के विरुद्ध नहीं है। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ने भारतीयों के जीवन के लिए वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण दिया, लोगों को भारतीय के रूप में अपनी पहचान के लिए अधिक जागरूक किया। इससे उन सुधार आंदोलनों से उन लोगों में आत्मविश्वास आया, आत्मसम्मान आया, अपने देश के लिए गर्व आया। ठीक है, और उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई करना स्टार्ट किया। ब्रिटिश प्रशासन और न्यायिक प्रणाली। भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन की नई प्रणाली को समायोजित करने में कठिनाई हुई। भारतीय राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहे और ब्रिटिश अधिकारी उनसे जो थे अवमानना के साथ व्यवहार करते थे। भारतीयों को प्रशासनिक और सैन्य सभी उच्च पदों से बाहर रखा गया। जितने भी ऊंचे पद थे उनसे भारतीयों को बाहर रखा गया कि भाई ये ना ज्यादा वो हो जाए। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में कानून और न्याय की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। एक श्रेणीबद्ध सिविल और आपराधिक अदालतों को स्थापित किया गया। कानून के कोड बनाए गए और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का प्रयास किया गया। भारत में कानून के शासन को स्थापित करने को प्रयास किया गया, लेकिन ब्रिटिश भारतीयों के अधिकार
अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे और अपनी निर्णायक शक्तियों का आनंद ले रहे थे। कानूनी अदालतें भी आम लोगों के लिए सुलभ नहीं थी। न्याय एक महंगा मामला बन गया। मतलब इन्होंने अपने लिए अदालतें स्थापित की, मतलब लोगों को इन्होंने कुछ इतना वो नहीं दिया अवसर कि लोग आए और अपनी जो है परेशानियां वहां अदालतों में सुना सके। उन्होंने अदालतों का जो खर्च था वो भी बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया। मतलब सिर्फ इन्हीं की चलती रहे, अदालत के उसमें भी लोगों के बीच में भेदभाव होते रहे। इसके बाद आपके पाठगत प्रश्न आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका विरोध आंदोलन, मतलब इनके प्रति विरोध कैसे स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश शासन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीय लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया हुई। यहाँ से जब सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने लग गए तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देने यहाँ से स्टार्ट कर दी। देश भर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों की श्रृंखला का नेतृत्व किया जाना लगा। इसके लिए किसानों और जनजातियों ने शोषकों के खिलाफ विरोध किया। ठीक है, जो शोषक शासक थे, मतलब जो उनका शोषण करते थे किसानों का, उनके प्रति उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका अधिक से अधिक विस्तार हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अनेक बार अकाल पड़ा जो अभूतपूर्व था। जब ब्रिटिश शासन था तो उसमें बहुत ज्यादा अकाल यहाँ पर पड़ने लग गया। 19वीं सदी के मध्य से जो थे 7 बड़े अकाल जो थे वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें 15 लाख लोगों की मौतें हुई। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने फिर उसके बाद विद्रोह करे। क्या विद्रोह करे? महाराष्ट्र और गुजरात में कोलियों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये सारे विद्रोह यहाँ पर फिर यहाँ पर होने लग गए थे। देश के विभिन्न भागों में आदिवासी जनजातियों ने अपने अधिकार के विस्तार के लिए औपनिवेशिक सरकार का विद्रोह किया। जनजातियों से विभिन्न वसूलियां की जाती थी। जनजातियों जैसे खानाबदोश के भीतर और सिंध संघ के कोली नेताओं ने जो थे, मतलब इनके खिलाफ विद्रोह करना यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये देखिए, संथाल विद्रोह हुआ था। रेलवे इंजीनियर और संथालों के बीच जो विद्रोह था वो विद्रोह यहाँ से स्टार्ट हुआ। 1857 जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका विद्रोह किसानों और कारीगरों की आर्थिक गिरावट 1770 से 1857 के 12 प्रमुख अकालों तथा कई छोटे अकालों से स्पष्ट हैं। यह सभी कारक ब्रिटिश विद्रोह भावना सहायक यहाँ पर सिद्ध होते हैं। अंग्रेजों ने बेरहमी के साथ शासन यहाँ पर किया और इस वजह से जो भारत की जनता थी वो अपने गुस्से उन्होंने मतलब फूट पड़ा उनका, और इसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का खिलाफ एक बड़ी संख्या में विद्रोह हुआ। ठीक है, जिसमें कि इस विद्रोह में क्या हुआ, इस विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन के साथ अंत कर दिया गया। ठीक है, विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि इससे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भारतीय लोगों ने अपने नेताओं के प्रति जागरूकता आ गई, जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे थे ताकि आगामी समय में दूसरे लोग स्वतंत्र भारत में रह सकें। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंध को खराब किया। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे भारत में अपने शासन को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें हिंदू और मुसलमानों को अलग करना आवश्यक है। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी लोगों ने बंद कर दी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद होने के बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, जिसकी वजह से इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है फूट डालनी शुरू कर दी, उनके रिश्ते खराब करने शुरू कर दिए, और जो हम आज भी देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि इनको अलग करना आवश्यक है जिससे हम राज कर सकें। उसके बाद आज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार भारतीय जीवन में हर पहलू को प्रभावित किया है। अंग्रेजों ने राजनीतिक और व्यापारिक हितों को मजबूत बनाने के लिए कुछ परिवर्तन जानबूझकर प्रस्तुत किए, लेकिन भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों के बीच बातचीत का प्रतिफल एक दूसरे के रूप में भी हुआ। इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे जो है लोगों ने, ब्रिटिश शासन ने इस जो भारतीय जनता थी उन पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव डाले। ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो थे वो भी जागरूक भी हुए और उनको फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। उसके बाद आपके कुछ पाठगत प्रश्न आ जाते हैं और नेक्स्ट आपने क्या सीखा पूरे चैप्टर में, और यहाँ पर आएंगे आपके पाठांत प्रश्न। ठीक है, तो आई होप इस चैप्टर से आपको क्लियरली समझ आ गया हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कॉमेंट मुझे बहुत अच्छा जो है इंस्पिरेशन देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।